तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस एक वन शॉट सीरीज के चैप्टर का, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो वील स्टार्ट विथ इट एंड आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट थिंग देखते हैं इन लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो ये तो बड़ी बेसिक चीज है, आप सोचोगे क्या ही बोल रहे हैं मैम। तो बेसिक चीज में भी हमें लॉजिकली आंसर करने की बात करनी है। जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में विच इज दैट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो चीजों को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ है, तो लिविंग थिंग्स ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो, ये आप भी जानते हो। लेकिन हमें किस पॉइंट में डिफाइन करना है इसको। एक सैंड का हीप है, अभी इतना छोटा है, थोड़े टाइम बाद इतना बड़ा हो जाएगा आफ्टर यू कीप एडिंग सैंड टू इट। तो उसके वजह से द हीप हैज ग्रोन बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, स्टिल इट इज शोइंग ग्रोथ व्हेन एडेड टू इट। दैट इज व्हाई हम उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी लिविंग और नॉन लिविंग को जो बाइफरकेट कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है वो। तो इसी वजह से वी आर लर्निंग दिस थिंग। सो कीप इन माइंड कि कौन से वर्ड्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग की पहली ग्रोथ की बात हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? इट इज इंक्रीज इन साइज, मास और हाइट। अब हम हमारी बात करें तो ऑब्वियसली साइज एंड हाइट की बात हो सकती है, इंक्रीज इन मास की बात भी हो सकती है, बट अगेन यू कैन डू द सेम वे for non-living things as well. So keep this in mind. So over here we are also mentioning about plants जिनकी stunted growth होती है, after a point वो grow नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो living नहीं है? No, obviously they are living things. So let's go to the next one. So growth cannot be considered as an exceptional property or defining property between living and non-living things. ग्रोथ से और भी कोई चीजें हैं, जैसे ग्रोथ को आप इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में डिवाइड कर सकते हो। व्हाट इज इंट्रिंसिक? एनीथिंग व्हिच इज एडेड फ्रॉम द इनसाइड इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एनीथिंग जिसमें आप बाहर से कुछ ऐड करते हो दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वैसा ही कुछ है, सैंड ड्यून्स एंड ग्लेशियर्स। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। सो ऐसे बेटा वी आर टेकिंग वन टॉपिक एंड वी आर सीइंग इफ इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। नाउ जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सो वी कैन से यस ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट व्हाई नॉट? नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन कपल्स हु आर स्टेराइल हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसके वजह से आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? दे आर ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स बट स्टिल दे कैन नॉट reproduce. That is why we cannot consider this as a defining property at all. Okay, now अगर हम reproduction की बात ही कर रहे हैं तो उसके types भी देख लेंगे। How many types of reproduction do we have? Two types, asexual and sexual. Differences देख लेते हैं quickly. Asexual में does not involve fusion of gametes. जो मेल और फीमेल का गैमीट का फ्यूजन होता है वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा, whereas सेक्सुअल में ये चीज आपको देखने मिल जाएगी। ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिकॉज एक ही पेरेंट में ये रिप्रोडक्शन होने वाला है इसलिए। whereas offspring can vary genetically from the parent, they can look different from the parent as well. Asexual reproduction is uniparental. Breaking the word uni का मतलब one, uni comes from the word unit which means one, right? So एक ही parent involved होता है। यहाँ पे biparental, by means two, that is two parents are involved. ठीक है, so this was an overview about reproduction. Now यहाँ पे we are seeing reproduction, but which kind? We are seeing asexual reproduction over here. तो फर्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, जो हमें किसमें देखने मिलता है? फंगाई में। स्पोर्स यानी यू कैन सी सच स्ट्रक्चर्स जो व्हेन दे फॉल इन अ न्यूट्रिटिव मीडियम दे विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ओनली एंड ओनली दे रिक्वायर अ न्यू मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम, जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर एसेक्सुअल स्पोर्स के हेल्प से फंगाई रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स करते हैं, विच मीन्स डैमेज उनमें जल्दी होता नहीं है।
तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, दैट इज बडिंग। बडिंग इज सीन इन ईस्ट, इट इज द ओनली यूनिसेल्युलर फंगाई। आई होप यू रिमेम्बर दैट। ओके, अब इसमें क्या होता है, यू कैन सी बर्ड्स, मतलब इन प्लांट्स बर्ड्स का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, विच मीन्स जस्ट ग्रो होने वाला कोई फ्लावर हो उसे हम बर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे उसका रेलेवेंस क्या है, here the bud is going to be attached to the parent plant until and unless it completely draws nutrition and grows into an elder organism and matures fully in size and in genetics, and after that it will detach from the parent plant and grow into a new organism completely. Okay, so that is the reason it is known as a bud, and it is an outgrowth seen on the body of the parent. ठीक है, बडिंग आप हाइड्रा में भी देख सकते हो एंड ईस्ट में भी देख सकते हो। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। This is regeneration, and for understanding what happens in regeneration, you can easily break the word into two parts. That is re and generation means वापस कुछ फॉर्म होना। Okay, ये हमें किस में देखने मिलता है, in flatworms. Now what happens in regeneration is, okay, this is an example of a planaria, which is also a flatworm. प्लेनेरिया को अगर आप दो पार्ट्स में कट कर देते हो या कितने भी चाहो पार्ट्स में कट कर देते हो, ईच पार्ट इज गोइंग टू ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने यही पार्ट ले लिया है प्लेनेरिया का, तो उसका जो अपर एंड बॉटम पार्ट है वो फिर से फॉर्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट, रीजेनरेशन। सो याद रखना है। Fourth one is binary fission. Now, firstly the word binary को break करेंगे, bi means two and fission means breakdown. Two words है fusion and fission. Fusion का मतलब दो चीजों का एक साथ आके फ्यूज होना, fission मतलब एक चीज को दो पार्ट्स में बांट देना। So how does binary fission happen? Let's give an example. This is a bacterial body. It simply divides into two parts. This is known as binary fission. Okay, it is very common type of reproduction seen in prokaryotes. Prokaryotes क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ऑल्सो ये प्रोटिस्ट में भी देख सकते हो आप, दैट इज बैक्टीरिया के सिवा अमीबा में भी आपको बाइनरी फिशन देखने मिलेगा। इसमें दूसरा वेरिएशन होता है मल्टीपल फिशन, नथिंग डिफरेंट। एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट में जब आप डिवाइड कर देते हो, इज नथिंग बट मल्टीपल fission. So I hope you have understood the types of asexual reproduction. Let's go to the next type. हमने पहले बात करी ग्रोथ की, फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात की. Now we are talking about metabolism. What exactly is metabolism? One line में crisp and short answer इसका ये है, that is sum total of all the reactions making and breaking everything in an organism is called as metabolism. So metabolism के दो major parts कौन से हैं? This is it. मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, छोटी छोटी चीजों को एनर्जी यूटिलाइज करके आप एक बड़ी सी चीज बना दो, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। वही बड़ी चीज को जब आप एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक कर दो छोटे पार्ट्स में, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ओके, सो ये आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट्स, दोनों में एनर्जी यूज होती है या नहीं। फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म में यूज होती है, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेयरएज कैटाबॉलिज्म में निकलती है एनर्जी, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म के ये पॉइंट्स है। नाउ रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, इनफर्टाइल कपल दे आर लिविंग but they cannot reproduce. Worker bees also. And mule. Mule is a crossbreed between a male donkey and a female horse. It was an experiment to see if it is successful, but it is not a successful thing. Then हम बात करते हैं cellular organization की, which means cells किस तरीके से organized है किसी organism में। तो यहाँ आप देख सकते हो
cell aggregate to form tissues. What is cell aggregate? Which means this is one cell, this is another cell, this is third cell. They are all coming together to form a particular tissue. Okay, a group of cells is known as a tissue. After that you have organelles interacting with each other, which means मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सेल में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स लिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोटीन्स. अब ये दोनों अपने पैकेजिंग और इन सब के लिए किसकी हेल्प लेंगे? गोल्जी की. एंड गोल्जी विल देन ट्रांसपोर्ट देम, राइट. तो ये क्या हो गया? दिस इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू सेल ऑर्गेनेल्स. नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आप अवेयर रहते हो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है. वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिस्पॉन्स. आप रिस्पॉन्ड करते हो टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस. एक फनी एग्जाम्पल दे तो जैसे आपके फ्रेंड ने आपको थप्पड़ मारा और आप ही सामने उनको एक मार रहे हो थप्पड़, तो यू नो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ तुरंत रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस. आई ऑलवेज से दिस इन माय लेक्चर्स. However, coming back to this, examples are first sense organs. हमारे sense organs are always aware, they are conscious about what is happening in the surrounding. How many sense organs do we have? 5. I know you've heard 6th sense. That is not considered in sense organs, so please do not count it. Okay, don't get carried away. Which are the 5 sense organs? Eyes, nose, ears, skin, and tongue, right? So let's go ahead. Second is photo period. Photo period. Break this word. Photo means light. Okay, period means time. So the time of light required by a particular plant to photosynthesize is known as photo period. It will obviously be different from plant to plant. It will depend upon their timing also. Next, all cells respond to external factors. For example, folding of leaves in Mimosa pudica. What happens is when you touch that plant, it is a touch me not plant, right? So it starts folding the leaves. Why would it do that? Because it is aware of the surrounding. Consciousness is definitely a defining property of living organisms because non-living organisms रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज हो उनको लिविंग थिंग्स ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नोमेनक्लेचर. नाउ नोमेनक्लेचर का वर्ड ही नेम पर से आया है, विच मीन्स हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर नाम दे रहे हैं, इट इज नोन एज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर वाज रिक्वायर्ड बिकॉज हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है. ठीक है ना. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इतने सारे प्लांट्स हैं, तो सारे प्लांट्स को हर एक वर्नाक्युलर रीजन के नाम से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन दो डिफरेंट कंट्रीज, रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स के लोगों को जब बात करनी होती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई वी कम अप विद अ साइंटिफिक मेथड of binomial nomenclature in order to ease this process. Okay, so biodiversity is nothing but the different diversities you see on our earth. Identification क्या होता है? अगर मैंने कुछ plants और कुछ animals रखे हैं आपके सामने, तो आप बहुत easily differentiate कर सकते हो कि ये plant है, ये animal है. क्यों ये animal है तो ये कौन सा टाइप का animal है? Is it an aquatic or a terrestrial or an amphibious, right? So ये जो आप कर रहे हो, ये आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, इसलिए अब आप क्या कर रहे हो? उसे क्लासिफाई कर रहे हो, उसे कहाँ कौन से अरीना में रहना है ये बता रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मीनिंग हम जानते हैं, दैट इज अ नेम. तो बायनोमियल मतलब टू नेम्स वाली जो सिस्टम है, इसको कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. इट वाज गिवन बाय कार्ल लिन्नेयस. ओके, एंड ये उन्होंने अपने बुक में स्पीशीज प्लैनेटेरियम एंड सिस्टमा नेचरे दोनों में मेंशन किया हुआ है. ये बुक्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट थिंग, हमेशा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू नेम्स. फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज अ स्पेसिफिक नेम. अब आप देख सकते हो, हमेशा जेनेरिक नेम में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, स्पेसिफिक नेम में फर्स्ट अल्फाबेट इज
small. Because it is typed, it will always be written in italics. But in case we are writing it, अब मुझे ये मत कहना मेरे हैंडराइटिंग italics वाले हैं, it doesn't matter. मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आप उसे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे सेपरेटली. सो दीज आर सर्टेन रूल्स और इनको हमें फॉलो करना ही है. नेक्स्ट वन, हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल साइंटिफिक नेम हमने रखे होते तो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. जैसे आप दो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है, ये बिल्कुल भी जान नहीं पाते. तो दैट इज द रीजन हमने दो नेम्स रखे हुए हैं उनके. नाउ रूल्स ऑफ दिस मैंने ऑलरेडी बताया है, स्टिल वी विल गो थ्रू. ये सारे नेम इतने डिफरेंट है, that is because these are taken from dead languages like Latin and Greek. Okay, another thing, the first word will always be the genus word, okay, whereas the second will be the specific epithet or simply the species name. Another thing, when written with hand they have to be underlined. If they are printed they are supposed to be in italics. So ये सारे हमारे जो rules है ये हमें follow करने हैं while you write it. Next is that in animals there is something called as tautonyms. Tautonyms का मतलब क्या है, जब species और generic name same हो जाता है. For example here bubo bubo or natrix natrix, both of them are same. This is tautonym, but this is not accepted in plant names. This is only a thing seen in animal names. So you have to remember this rule, that tautonyms are not acceptable in ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. They are only accepted in ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature. Let's go ahead. Next is taxonomy. ये क्या बताते हैं हमें कि हमें ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करना है. आई होप आपने मेरे वीडियोस देखे जिसमें हमने बात करी थी कि किंगडम से स्पीशीज कैसे जाएंगे. इफ याद नहीं है तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे उसे. टैक्सॉन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक प्लेस पे लाई करते हैं इन आवर नेमिंग सिस्टम. टैक्सोनॉमी इज द वे हाउ यू कैरेक्टराइज देम, क्लासिफाई देम, आइडेंटिफाई देम. एंड अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में बहुत बेसिक चीजों पे हमने डिफरेंशिएट किया था, वो बेस्ड ऑन यूजेस various organisms such as basic needs of food. Small animals like rabbit, deer, carrot, apple, ये सबको एक साथ रखा था. It doesn't make sense, right? So ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा था. Next, basis of modern classification क्या होने चाहिए, हमें उस organism को किस basis पे classify करना चाहिए. First is external characteristics, कि how many legs does it have, can it walk with two and use the other two, या ये वो नहीं कर सकता, और does it not have legs at all, for example. Second is structure of cell, if it is prokaryotic or eukaryotic. Then development process, कि वो कितना developed है, underdeveloped है, या फिर बहुत advanced है. And ecological information of it, which means इसके ecological interactions, क्या वो एक parasite है, क्या वो एक symbiotic organism है, all of this. Okay. Let's go ahead. Steps in taxonomy बहुत clearly differentiated है. हाँ, इनकी जो definitions है इनमें आपको confusion हो सकता है, but you need to know them very clear cut. What are the difference? तो आपको बहुत आसान हो जाएगा. One is characterization, morphological, which means external appearance. एक्सटर्नल अपीयरेंस से आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली कौन से चीज में फिट बैठ सकता है. सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन. ओके, ये चीज यहाँ जानी चाहिए, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, ये एग्जैक्टली क्या है, क्या एक एंजियोस्पर्म है, क्या ये एल्गे है, और क्या ये ब्रायोफाइट है. एंड फिर लास्ट में नोमेनक्लेचर, कि फाइन ये फाइनली एक ब्रायोफाइट है तो मैं इसको ये पर्टिकुलर नेम दूंगी. दिस इज हाउ इट शुड गो अहेड. टेक्सोनॉमी के बाद आता है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स वर्ड में ही उसका मीनिंग है, दैट इज कोई भी चीज सिस्टमैटिकली जब हमें करनी हो इसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे. किसी भी स्पेसिमेन को, कोई भी चीज मैंने आपको दी है कि उसको आपको इवेल्युएट करना है,
आप उसकी टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन कर लोगे, उसको स्टडी कर लोगे, उसके बाद आप उसको एक नेम दोगे, उसके बेसिस पे आप उसकी जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। नाउ द वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब ये ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस करेंगे हायरार्की में, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, किसी भी चीज को नाम देने के लिए स्पीशीज टू जीनस, ओके, स्पीशीज टू किंगडम। नाउ स्पीशीज इज द मोस्ट नैरोड डाउन कैटेगरी, whereas kingdom is the most largest category। ये आपको याद रहे ना रहे, we have certain things to remember it। तो उसके लिए मैंने लिखे अपने कुछ वीडियोस में, वो मैं यहाँ फिर से लिख दूंगी। इट इज कैटरीना plays cricket on family ground space। ठीक है, ये अगर आपको याद रह गया तो किंगडम से लेके स्पीशीज तक की हायरार्की आपकी पक्की हो जाएगी। हाउ कैन वी डू दैट, लेट्स सी। के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम इन एनिमल्स। अगर ये प्लांट्स है तो हम क्या कहेंगे इसको, डिविजन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिकेट से आ गया क्लास, ऑन से आ गया ऑर्डर, फैमिली स्टैंड्स फॉर फैमिली, जी स्टैंड्स फॉर जीनस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पीशीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान हो जाता है टू लर्न दिस हायरार्की एंड यू शुडंट फंबल हियर, ये सेम ही होनी चाहिए। ओके, लेट्स गो अहेड। नाउ किंगडम की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेसिक किसी भी बच्चे को आज जाके बोल दिया कि आप दो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर दो और मैंने बस प्लांट्स और एनिमल्स दे दिए, तो अब बड़े सिंपली ये ग्रुप प्लांट्स का और ये ग्रुप एनिमल्स का है ऐसे कर दोगे। तो वैसा ही सबसे पहले हमारे किंगडम में हुआ था। फर्स्ट वाज द किंगडम ऑफ प्लांट एंड सेकंड वाज ऑफ एनिमल्स, दैट्स इट। कोई और डिफरेंशिएशन नहीं था। लेकिन फिर आ गए यूग्लेना जैसे ऑर्गेनिजम्स जिसको कहाँ प्लेस करना है हमें पता ही नहीं है। फिर आ गए बैक्टीरिया और फिर आ गए फंगाई। तो ऐसी चीजों में हमें कंफ्यूजन होने लगे, इसलिए हमने टाइम बाय टाइम वो सारे जो प्रपोजल्स थे उन सबको रिजेक्ट करते गए, वो थियोरीज रॉन्ग प्रूव होते गए और फाइनली हम आ चुके हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन गिवन बाय R.H. Whittaker। ओके, so over here highest hierarchy kingdom होता है। R.H. Whittaker 5 kingdoms ले आए हैं हमारे नजरों में, जिससे हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। बहुत इजी है इनमें ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना और ये आप आगे डेफिनेटली देखोगे जब हम सारे किंगडम्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद आ जाती है फाइलम। फाइलम वो कैटेगरी है विच गोज बिलो द किंगडम। जैसे मैंने आपको कहा था प्लांट्स में वी यूज डिविजन, सो वो आप यहाँ देख सकते हो, ये प्लांट के बारे में हायरार्की दी हुई है। क्लास के बाद ऑर्डर, सो अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते जा रहे हैं हम, दैट इज किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, वैसे। Next is family, genus and species. Species is the lowest category of classification. इससे lowest और कोई category है नहीं। ओके, तो पता चलना चाहिए आपको ये। Now यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम भी आ सकता है, इनके बहुत सारे डिविजन्स है। देन क्लास, मामेलिया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज यहाँ पे दी नहीं है, स्पीशीज भी होती ही है। ठीक है, सो ये दिस इज द वे, आइडियल वे ऑफ हाउ यू नेम एन ऑर्गेनिज्म। ओके, कंटिन्यू। अब बात हम कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की, विच मीन्स आप जब कोई ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे आप न्यूली विजिटिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं है वहाँ पे किस तरीके की इकोलॉजी है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें आप म्यूजियम्स में जा सकते हो। वहां क्या होता है, प्रिजर्व पार्ट ऑफ एनिमल स्पेसिमेंस एंड प्लांट स्पेसिमेंस। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनके बेसिस में एग्जाम में बहुत कॉलम्स आते हैं।
आपने अगर मेरे पीवाईक्यूज देखे हैं तो इनके बेस पे बहुत सारे आते हैं, तो ये तो आपको ध्यान देना है। और वो भी मैं बता सकती हूँ मैच द कॉलम में ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेंस है यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज जूलॉजिकल पार्क्स है, तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स को रखा है, लेकिन लिविंग है वो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में, स्पेसिमेन नहीं है वो। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे होता क्या है, उनकी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैटलॉग क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है विच इज टॉकिंग अबाउट ऑल द स्पीशीज फाउंड इन दैट प्लेस इज नोन एज अ कैटलॉग। सारी डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप एक बर्ड सैंक्चुरी में गए हो तो वहां पे कौन सी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, सब कुछ इसमें मेंशन होगा, दैट इज योर कैटलॉग। नेक्स्ट वन इज अ मैन्युअल, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी स्पीशीज इस एरिया में आप ढूंढ सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास है एक मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक कंप्लीट ग्लोबल रिकॉर्ड है ऑफ टेक्सॉन एंड इट इज नोन एज अ मोनोग्राफ, कंप्लीट ग्लोबल रिकॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द की। की का मतलब क्या है, इट इज अ पेपर which tells you how to identify an unknown organism. तो हाउ विल यू डू दैट, उसमें उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फर्स्टली टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताएंगे उसके, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कपलेट्स, याद रखना इसको कहते हैं हम कपलेट्स। देन ईच स्टेटमेंट, उसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको हम कहेंगे लीड। ये जो पॉइंट है बेटा, की का जो ये पैराग्राफ है, इसी पर से कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो कपलेट है, लीड है, की है, ये सारे वर्ड्स याद रखने। नेक्स्ट, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज दी जाती है सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक ऑर्गेनिज्म की कीज ऑब्वियसली अलग होने वाली है, सो ये आपको याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हमारा वन शॉट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हो गया है एंड आई होप आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू अगेन वेरी सून।